हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज के सेशन में हम लोग अकाउंट्स का पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात भी करेंगे जो कि है पेपर नंबर। अपना पेपर नंबर है 2। दिस इज आवर पेपर नंबर 2। इस पेपर नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी आज। इस पेपर नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जिसको आप सब बोलते हैं अकाउंटिंग, एंड वी हैव पार्ट 2 विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का ब्रेकअप क्या क्या है ये भी हमें समझना है। अभी हमें सब चीज़ें देखनी है। हालांकि अभी इतना समझना है कि पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट हैं। इन दोनों ही पार्ट्स को हम लोग अलग अलग कवर करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। ठीक है, तो पार्ट ए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पार्ट ए, देन वी विल मूव ऑन टू पार्ट बी। वंस वी कंप्लीट और फिनिश पार्ट ए 100%, then we will be moving to part b to complete it also the 100%. Okay, अब फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये कोई फास्ट ट्रैक या फिर कोई रिवीजन क्लास नहीं है। दिस इज द क्लास फॉर द स्टूडेंट विद जीरो बेस। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए कवर करा रहा हूँ जिनका जीरो बेस है अभी, मीन्स हु हैव नॉट स्टार्टेड फॉर स्टडी। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये है। इसमें कोई भी रिवीजन या फास्ट ट्रैक नहीं है, तो हम लोग स्लोली स्लोली हर एक क्वेश्चन को देखते हुए हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हुए चलेंगे। सो इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट रिक्वायर्स योर टाइम टू लर्न द थिंग्स। ठीक है, रिवीजन वीडियो से कभी भी प्रिपरेशन अगर आप करें तो आपको एक बात याद रखनी है कि रिवीजन सेशंस जो होते हैं वो हम लोग भी पोस्ट करते हैं। रिवीजन सेशंस आर ओनली फॉर रिवीजन। इट मीन्स दीज आर नॉट फॉर द कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये बात आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए नहीं रहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए नहीं रहते। आप रिवीजन देख के इजीली अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी रिमेम्बरिंग पावर अच्छी है तो आप समझ जाएंगे कि एक तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हर बार, या एक तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या टाइप ए तरीके का जो क्वेश्चन है वो टाइप ए के सॉल्यूशन से ही सॉल्व होगा। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, यही प्रोसेस क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो ये प्रोसेस रट के भी यू कैन इजीली पास आउट द एग्जाम्स। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहने वाली है आपके सामने, वहाँ पे प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि ये जो प्रोसेस है जो आपने लर्न नहीं करी, आपने लर्न करने की बजाय इसको आपने मगअप किया है। यू हैव रिमेम्बर इट। तो रिमेम्बर करने के बाद क्या होगा, जब ये कॉन्सेप्ट आपके सामने वापस पढ़ेंगे इंटर या फाइनल लेवल पे, तो यू विल स्टक देयर। तो वहाँ पे फिर से आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फिर हम रिवीजन क्लास दोबारा देख लेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि फाउंडेशन में तो ये चीज़ें चल सकती हैं, इंटर में भी कुछ हद तक चल सकती हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में नहीं। जैसे अकाउंट्स में तो आप कर सकते हो, कॉस्टिंग में यू कांट डू इट, डीटी में यू कांट डू इट, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं और जो उनका पैटर्न है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, डिफरेंट होता है। बेसिकली डिफिकल्ट तो टर्म्स किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, तो डिफरेंट होता है बेसिकली, जिसमें रटी रटाई चीज़ों से आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप 200 नंबर ला सकते हैं क्योंकि उसके अंदर 400 में से 200 नंबर लाने होते हैं ग्रुप 1 में। तो आप 200 मार्क्स तो किसी तरह खींचतान के ला सकते हैं, बट यू वुड नॉट बी एबल टू स्कोर ग्रेट। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कोई रिवीजन या फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, इट इज़ अ फुल फ्लैश कंप्लीट बैच जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा कवर कहाँ से करेंगे, तो हमारे सोर्स जो रहेंगे वो स्टडी मैट रहेगा सबसे पहले तो। स्टडी मैट, स्टडी मैट कौन सा, अपना CMA फाउंडेशन का, वो भी कौन सा, लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट मेरे हिसाब से जो है, जो वेबसाइट पे पब्लिश है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कौन सा है जिससे हम लोग सब चीज़ें करने वाले हैं। सेकंड, मेरे कुछ सेल्फ नोट्स हैं। ठीक है, सेल्फ नोट्स मतलब हमारी क्लासेस के नोट्स हैं, जिन बच्चों को हम लोग पेड क्लासेस देते हैं उनको वो नोट्स मिलते हैं, एज इन उनको तो पूरी किताब मिलती है, बट मैं चैप्टर वाइज नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, बट दीज नोट्स विल बी पेड। हाँ, पेड का मतलब ये नहीं है कि बहुत लाखों के होंगे, नहीं। जैसे कि अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, अब कंसाइनमेंट का क्या है कि कंसाइनमेंट आप मॉड्यूल से मैं पढ़ाऊंगा आपको सारे बेसिक टॉपिक वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन इसी स्टडी मैट की समरी
प्लस कुछ की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हुए कुछ कलरफुल नोट्स हैं जो कंसाइनमेंट के हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं, विच यू हैव टू बाय। अगर आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई उसकी बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको वो चाहिए रहेगा तो आपको उसको बाय करना पड़ेगा। जैसे कंसाइनमेंट के जो नोट्स हैं वो 25 रुपीज़ के हैं। इन नोट्स के अंदर क्या क्या है, सब ये समरी नोट्स हैं कि एग्जाम के समय में आप ना क्या मतलब ये रहेगा कि आप एग्जाम के समय पे ये पूरा का पूरा सेल्फ नोट्स हैं। ये स्टडी मैट आप पूरा नहीं पढ़ सकते एग्जाम के टाइम पे, इसलिए सेल्फ नोट वहाँ पे जरूरी है। तो अगर आप सेल्फ नोट खुद बनाना चाहते हैं, स्वयं बनाना चाहते हैं, तो आपको इन नोट्स को परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, बिकॉज यू नो नॉट मच टाइम इज लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप क्या करें, आप नोट्स परचेज कर लें। उन नोट्स को परचेज करने के बाद उसमें भी मैं कुछ एडिशंस कराऊंगा आपके। ठीक है, वो एडिशन आप करके उनको संभाल के रखें, एग्जाम से पहले उसी से रिवीजन करें, इससे आपका टाइम बचेगा। एंड 25 इज नॉट वेरी मच कॉस्ट फॉर यू गाइस। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा का तो आप बर्गर ही खा जाते होंगे। थर्ड चीज़, हम लोग जो करेंगे अपना सोर्स रखेंगे आरटीपी या एमटीपी। सर आरटीपी एमटीपी फाउंडेशन के रिलीज नहीं होते हैं। देखो जो भी सोर्स हैं इस जैसे, जिससे हम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकते हैं, अब वो चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें करने पड़े सीए के मटेरियल से, या हम लोगों को एमसीक्यू बिट्स सॉल्व करने पड़े, हम लोग करेंगे। ठीक है, सोर्स मैंने आपको बता दिए। एग्जामिनेशन की स्कीम जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दूं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है यहाँ पे। तो हम लोगों को चीज़ें सीखनी तो लर्निंग बेसिस पे है, मीन्स डिस्क्रिप्टिव तरीके से सीखनी है, बट वी हैव टू अप्लाई दैम इन अ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट एग्जाम। ठीक है, जो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स के लिए हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है, अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी अपन के पास खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। चलो अब स्टडी मैट के ऊपर चलते हैं। स्टडी मैट के ऊपर अब हम लोग आ गए, फाउंडेशन पेपर नंबर 2 है जो हमारा। ठीक है, पेपर नंबर 2 है सर। पेपर नंबर 2 हम लोग शुरू करते हैं बहुत जल्दी से, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, आप सभी को पता है यार, सीए में जो है एक ऐसी डिग्री है विच इज कॉस्ट फोकस्ड और कॉस्ट ओरिएंटेड और मैनेजमेंट ओरिएंटेड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पहले से ही आनी चाहिए, हालांकि इसकी फाउंडेशन में कुछ ज़्यादा वेटेज है नहीं। अच्छा, ये जो फर्स्ट एडिशन है अगस्त 2022 वाला ही मेरे पास है, तो मेरे पास फर्स्ट एडिशन ही है, मेरे पास फर्स्ट एडिशन ही है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों के पास शायद 2023 में जो एडिशन आया वो भी हो, बट उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा सिलेबस है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का वेटेज है वो 30% है, और ये पूरा का पूरा अपने पास 70% है। तो आपकी जो अकाउंट्स का पोर्शन है वो 70% का है, और जो आपका कॉस्टिंग का पोर्शन है वो 30% का है, मतलब 30 मार्क्स का है सीधा सीधा। 30 मार्क्स आपको कॉस्टिंग के लिए मिलेंगे, 70 मार्क्स आपको अकाउंट्स के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, अब अकाउंट्स के अंदर अपने पास बहुत सारी चीजें तो नहीं है, अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं, तीन सब मॉडल्स हैं। पहला मॉडल, दूसरा एंड तीसरा, जिसमें से पहला तो एकदम बेसिक है, बेसिक और कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल। तो इसके लिए, इस मॉड्यूल के लिए, फर्स्ट मॉड्यूल के लिए आप सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी क्यों करेंगे मैं बता दूं आपको, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप स्वयं से भी सीख सकते हैं। उसके अंदर कुछ भी हार्ड एंड फास्ट एंड रूल नहीं है कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, इनमें से ज़्यादा टॉपिक आप क्लास 11th में और क्लास 12th में कवर कर चुके हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा। बट आपकी मदद के लिए मैं इनके आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा अगेन, विच विल बी पेड, मैं आपको बता चुका हूँ। या तो आप वो नोट्स परचेज करके सीधा सीधा पढ़ो, शॉर्टकट नोट्स हैं, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, या तो आप इनके नोट्स खुद बनाओ। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये मत सोचना कि आप एग्जामिनेशन से पहले पूरा स्टडी मैट पढ़ के जाने की सोच रहे हो, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको समरी नोट्स की जरूरत रहेगी, या तो आप खुद बनाओ योर ओन समरी नोट्स, या तो वो नोट्स आप परचेज कर सकते हो जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगा, एक गूगल फॉर्म का, उसको आप भर के अपने नोट्स की रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। मैं आपको वो नोट सेंड करा दूंगा गूगल ड्राइव के जरिए। ठीक है, अब वो पूरी पीडीएफ आपकी हो जाएगी, फिर आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर में चलेगी या ऐप में चलेगी हमारे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पीडीएफ में दे दूंगा आपको। ठीक है, अब जो मैंने बताया मॉडल नंबर 1 है जो 30% का है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको खुद पढ़ना है। इसके हम लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे, जब हम इस मॉडल के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझाऊंगा। बस मैं अलग से उनकी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके अंदर आप देखोगे अगर आके, तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर जो है अपने पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हो। कॉन्सेप्चुअल
क्या फ्रेमवर्क होता है, क्या लीगल होता है, इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी ये क्या होता है, ये सब आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हो। जितना समझ में आएगा उतना बेहतर, नहीं तो मैं जब आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एमसीक्यू वाले, तो मैं आपको वहां पे चीजें और अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेक्शंस आप अच्छे से जानते हो। यू आर अ ग्रोन स्टूडेंट इन कॉमर्स फील्ड नाउ। बहुत सारे बच्चे तो बीकॉम के बाद आते हैं, ठीक है, तो उनको फाउंडेशन एग्जाम रहता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो बीकॉम अभी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, बट वो फर्स्ट फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है और उन्होंने अभी एडमिशन लिया है सीएमए में, तो वो फाउंडेशन देते हैं, तो उनको तो इसकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। कैपिटल रिवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, नोट से समझ में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी है ना स्टडी नोट नंबर 1 में, वो सब आपको नोट से कवर करनी है, या तो अपने ओन नोट से, या तो आपको परचेज्ड नोट से कवर करनी है, लेकिन नोट से ही करना। स्टडी मटेरियल पढ़ने मत बैठना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा और टाइम वेस्टेज हो जाएगा आपका, क्योंकि अकाउंटिंग फंडामेंटल अराउंड 158 पेज के है और ये 30 मार्क्स के आते हैं। और दूसरी बात, जितना इसके अंदर लिखा है डिटेल में, उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता। एग्जाम क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो इतना डिटेल में पढ़ने का कोई इसको फायदा अभी नहीं होगा आपको, तो इसलिए आपको नोट्स बना के ही पढ़ना है, ठीक है। वो नोट्स आप खुद भी बना सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या चीजें आपको अभी के लिए छोड़ देनी है जो मैं बाकी चैप्टर्स में कवर कराने वाला हूँ। एक तो ट्रायल बैलेंस छोड़ देना, ये रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। ये रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो ये भी आपको छोड़ना ऑब्वियस सी बात है। डेप्रिसिएशन भी आपको छोड़ना है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट छोड़ना है, क्योंकि ये मैं फाइनल अकाउंट्स में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मतलब आपको 1.1 से लेके 1.6 तक इतनी चीजें जो हैं जो थ्योरी बेस हैं, उसके लिए आपको मैंने क्या बताया कि आपको इन चीजों के लिए नोट्स रेफर करने हैं, जो कि आपके खुद के भी हो सकते हैं, मतलब आप अपने फ्रेंड या किसी से अरेंज कर सकते हो, या आपको एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो अपने क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, तो आप उसको बाय भी कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप ये क्लासेस ले रहे हो कि आपके पास वो नोट्स होना ज़रूरी है। जैसे कुछ टीचर्स करते हैं, जंक्शन जंक्शन करके है उनका चैनल, तो वो क्या करते हैं कि क्लासेस तो मुफ्त में दे देते हैं, लेकिन आपसे नोट्स जबरदस्ती परचेज करने की कहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टडी मटेरियल से ऊपर कोई नोट्स नहीं है, बस इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि इसकी समरी या तो खुद बनाइए, या तो आप नोट्स को जो है वो बाय कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये कोई रिवीजन लेक्चर्स तो है नहीं कि मैं उसी से ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी मजबूरी है कि यार वो नोट्स ही चाहिए मेरे को, और मैं वीडियो में ऐसे भी कर रहा हूँ कि वो नोट्स मैं आपको पूरे दिखा भी नहीं रहा कि आप स्क्रीनशॉट ना ले लें या खुद से ना बना लें। तो ये तो सब चीज़ें यही बताती है ना कि वो चाहते हैं कि आप नोट्स परचेज करें, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्टडी मटेरियल से ही सब चीज़ें कराऊंगा। आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने कोर्स परचेज किया इंस्टीट्यूट से, तो मटेरियल फ्री मिलता है, तो आप वहीं से मेरे साथ साथ चलेंगे। तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे अपनी मॉडल नंबर 2 से करेंगे। 1 बाद में करेंगे, क्योंकि 1 बहुत इजी है, आपको भी लगेगा बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है 1 में, ठीक है। 1 के जो हार्ड टॉपिक है इसको मैंने छुड़वाई दिया है, 7 से लेके 10 तक ये 4 टॉपिक है, 7 8 9 10, इनको आपको बाद में कराऊंगा। मॉडल 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए न्यू भी है, ये न्यू मॉड्यूल है आपके लिए, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़ के जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट एकदम नया है आपके लिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपना लास्ट मॉड्यूल होगा, तो हम लोग पहले ये करेंगे, देन ये करेंगे, और थर्ड नंबर पे जो बच कुछ जाएगा मतलब मॉड्यूल नंबर 1 वो करेंगे। तीनों मॉड्यूल अपन इस तरह से कवर करेंगे। इसके बाद सेक्शन बी पे आएंगे मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर, और मॉड्यूल नंबर 4 तो अपन वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे, इसकी क्लासेस अलग चलेंगी। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि हम लोग पढ़ाई करने कैसे वाले हैं, तो मैंने आपको अभी तक टोटल समझा दिया कि हम लोग पढ़ाई कैसे करने वाले हैं। पहले हम लोग मॉड्यूल 1 नहीं करेंगे, 2 और 3 करेंगे, फिर लास्ट में 1 के ऊपर जाएंगे, और फिर 4 करेंगे। ये अपना पूरा प्लान है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग मॉडल नंबर 2 से स्टार्ट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास कंसाइनमेंट है। ये 159 पेज नंबर से स्टार्ट होता है, तो आप भी 159 पेज नंबर पे आ जाओ, ठीक है। 159 पेज नंबर पे 150 पे मैं हूँ, मैं 159 पे जाता हूँ। आप लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग 159 पे आ जाएं, ठीक है। और ये यहाँ से कुछ स्टार्ट है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग कवर करेंगे मेरे दोस्त। और इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक 3 हैं। वो 3 सब टॉपिक कौन कौन से हैं? वो 3 सब टॉपिक हैं हमारे पास में, इसके अंदर 3 सब टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 3 टॉपिक हमको कवर करना है इस मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल नंबर 2 है ये। अब सबसे पहले तो ये समझो कि अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन इसको बोलते क्यों है।
कि अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन इसको क्यों बोलते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा अकाउंटिंग, ठीक है, 11th क्लास में अपन लोगों ने 12th में अकाउंटिंग पढ़ा, लेकिन कहीं पे भी ये शब्द नहीं पढ़ा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। अब ये जो वर्ड है ना स्पेशल, स्पेशल क्यों बोला गया है, स्पेशल क्यों बोला गया है पहले तो ये समझो, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, एक ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ बिजनेस है। तो इट इज नॉट द स्पेशल ट्रांजैक्शन, इट इज द स्पेशल स्पेशल केस ऑफ बिजनेस। तो स्पेशल काइंड की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो बिजनेस ही स्पेशल है जिसकी ट्रांजैक्शन है, इसीलिए ही इसको स्पेशल ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, पहला आता है कंसाइनमेंट। तो नॉर्मली अपन लोग क्या प्रोसेस करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को, ठीक है, इन्होंने सेल किया और इन्होंने इन्हें पे किया, सिंपल। तो बी ने पैसा दिया, ए ने माल बेचा, तो ये नॉर्मल अपना बिजनेस सिनेरियो रहता है। ये अपना क्या रहता है, नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो रहता है, ठीक है, अपना नॉर्मल बिजनेस है ये। अच्छा, अब इस नॉर्मल बिजनेस से हटके कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल बोलेंगे। ठीक है, वो स्पेशल कैसे है एक एक करके अपन लोग सीखेंगे। सबसे पहला अपन का टॉपिक क्या है, कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो सर, कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मिस्टर पप्पू हैं, ठीक है। अब मिस्टर पप्पू जो हैं ये एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन है। किस चीज के मानो, ये बिजनेसमैन है चॉकलेट के। किसके हैं, चॉकलेट के। और इनकी बिजनेस की जो नाम है वो है कैडबरी। सर कैडबरी तो बहुत ही अच्छी चॉकलेट का बिजनेस का नाम है, चलो ये नहीं तो कुछ और रख लेते हैं यार। इनका नाम रख लेते हैं चायचू। इनके बिजनेस का नाम है चायचू, विच इज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्वीट आइटम्स सच एस चॉकलेट, ठीक है। इनका मेन जो पोर्टफोलियो में आइटम है वो चॉकलेट है। तो इनकी एक बिजनेस लाइन है स्वीट आइटम्स की। तो स्वीट आइटम्स की बिजनेस लाइन में इनका जो मेन आइटम है वो चॉकलेट है, ठीक है। क्या है, चॉकलेट है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, कंसाइनमेंट को समझो। तो मिस्टर पप्पू जो है वो अभी कुछ दिनों से लॉस में चल रहे हैं। लॉस में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जिस सिटी में इनका स्टोर है वहां पे ज्यादा सेल नहीं होती है, क्योंकि वहां पे बच्चे जो है वो ज्यादा चीजों को, चॉकलेट को पसंद नहीं करते हैं। अब इनको क्या करना है, अपना बिजनेस इनको बढ़ाना है, इनको एक्सपेंड करना है। तो अब बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आप मुझे बताओ इनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सर ऑप्शंस अवेलेबल है एक्सपेंड की अपनी एक न्यू ब्रांच खोल ले, या अपनी एक न्यू शॉप खोल ले, ये वाली क्लोज करंट वाली बंद करके। तो जहाँ पे इनकी शॉप है हो सकता है वो गलत जगह हो, तो अपनी न्यू शॉप खोल लें, या तो अपनी न्यू ब्रांच खोल लें इस सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, मल्टीपल ब्रांच इक्वल टू मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज, ठीक है। और या तो ये एक अच्छा मैनेजर रखे, मार्केटिंग वाला, है ना, जो इनकी मार्केटिंग कराए और जो पैम्पलेट वैम्पलेट बंटवा के कुछ कस्टमर्स को लेके आए। और या तो एक्सपेंड और कैसे कर सकते हैं अपना बिजनेस, या तो ये किसी और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ले। और या तो इनके पास एक और ऑप्शन है कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की बजाय क्लोज कर दे। क्योंकि जब लॉसेस होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर तो दो ही तरीके होते हैं, या तो अपना बिजनेस बढ़ा लो क्योंकि छोटे लेवल पे शायद लॉस हो रहे हैं, या तो आप क्लोज कर दो क्योंकि आपको लॉस हो रहे हैं। तो क्लोज करके मतलब कैसे क्लोज होगा, तो आप इसको सेल कर दे टू अनदर कंपनी, राइट, यही दो ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने उनको बताया, हमारे पास जब वो आए तो हमने उन्हें बताया कि यार अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं क्लोज तो बिजनेस नहीं करने वाला हूँ, मुझे इनमें से ही कोई एक बेस्ट ऑप्शन बताओ। तो मैंने कहा कि जो भी आपने ऑप्शन बताया इनमें से कोई भी बेस्ट आपके लिए नहीं है। तो उन्होंने पूछा कैसे, तो मैंने उन्हें समझाया कि मिस्टर पप्पू आप एक ऐसा बिजनेस का टाइप यहाँ पे मिस कर रहे हैं जो कि स्पेशल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। उन्होंने बोला कंसाइनमेंट क्या होता है मुझे समझाओ, तो मैंने उन्हें बताया। पहले आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो, क्या आप लो इन्वेस्टमेंट में
लो इन्वेस्टमेंट में हाई सेल्स चाहते हो? उन्होंने बोला हाँ सर ये तो मैं चाहता हूँ। फिर मैंने बोला क्या आप लो स्टोरेज कॉस्ट में हाई सेल्स चाहते हो? उन्होंने बोला हाँ मैं जरूर चाहता हूँ यार। तो ये दो क्वेश्चन जैसे उन्होंने आंसर किए, मैंने उनको एक चीज समझाई, कंसाइनमेंट। इसके अंदर क्या होता है सर कि मिस्टर पप्पू जो है वो एक ऐसे अदर पर्सन को अपना माल कंसाइन करेंगे, मतलब सेंड करेंगे, सेंड टू सेल। वो अपना माल बेचने के लिए भेजेंगे किसी और पर्सन को, जिसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो रिलायंस फ्रेश। तो मैंने उन्हें बताया रिलायंस फ्रेश एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसा एग्रीगेटर है जो अदर ब्रांड्स और भी जो चॉकलेट के हैं उन सबको एक ही जगह लाकर डिस्प्ले करता है और एक कस्टमर को चॉइसेस देता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम कस्टमर उसके स्टोर में जाते हैं क्योंकि मल्टीपल ब्रांड गुड्स आर अवेलेबल टू देम। तो इससे क्या होगा कि आपने जो माल बेचा, मतलब भेजा, सेंड किया, उसमें क्या होगा, लो कॉस्ट है। मतलब आपको क्यों न्यू स्टोर खोलना है, क्या आपको क्या कोई नया स्टोर खोलना है? आंसर इज नो। आपको कोई नया स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है। क्या आपको कोई नया स्टाफ रखना पड़ेगा क्या? आंसर इज नहीं, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेचने वाला तो रिलायंस फ्रेश है, तो स्टाफ भी वही रखेगा। क्या आपको कोई भी न्यू ऑब्लिगेशन, मतलब कोई लॉ ऑब्लिगेशन या फिर लीगल ऑब्लिगेशन के फुलफिल करने की जरूरत है? आंसर इज नो। तो ये पूरा फोकस मिस्टर पप्पू जो है अब पूरा फोकस किसके ऊपर कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कर सकते हैं और कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सेल का काम किसको दे दिया? रिलायंस फ्रेश को दे दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि कैडबरी का अपना कोई स्टोर नहीं है, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैडबरी जैसे चॉकलेट है, वो डेयरी मिल्क जो अपने पास आती है, ये जो डेयरी मिल्क आती है, ये आप कहाँ से खरीदते हैं? आप सभी को पता है डेयरी मिल्क की अपनी कोई शॉप नहीं है, जैसे बाकी ब्रांड्स की अपनी भी शॉप होती है। जैसे आप कोई कपड़े का ब्रांड देखते हैं, कपड़े के ब्रांड की अपनी शॉप होती है, जैसे एडिडास की अपनी शॉप होती है मॉल्स वगैरह में, बाकी स्टोर्स में भी बिकता है। तो इसके अंदर मिक्स है, लेकिन डेयरी मिल्क जो है वो फुल्ली किस पे चल रहा है? कंसाइनमेंट पे। ये बेस्ट एग्जांपल है कंसाइनमेंट बिजनेस का। डेयरी मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं, डेयरी मिल्क तो एक अपने आप में एक प्रोडक्ट है, कैडबरी के जितने भी प्रोडक्ट है, कैडबरी के जितने प्रोडक्ट है वो सब किस पे हैं? कंसाइनमेंट पे है। भले से वो चॉकलेट हो, और चॉकलेट में भी बहुत सारे आइटम है उसके जो सिर्फ और सिर्फ किस पे बिक रहे हैं? कंसाइनमेंट पे ही बिक रहे हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि कैडबरी का कोई स्टोर नहीं होता। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब देखो यहाँ पे क्या है, एडवांटेज ऑफ कंसाइनमेंट। फर्स्ट, लो कॉस्ट। आप समझते हो ना ये बात? तो अब कि भाई एक बात बताओ, मिस्टर पप्पू जिनकी डेयरी मिल्क की कंपनी है, जब उन्होंने अपना काम दूसरे को दिया बेचने का, तो उनको क्या कोई कॉस्ट लगी इसमें? आंसर इज नो। उनको कोई नया स्टोर खोलने की कॉस्ट नहीं लगी। सेकंड, टाइम सेविंग। अब ये इतना सारा टाइम किसके ऊपर लगा सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि सेलिंग एंड मार्केटिंग कोई और करेगा। आप जानते हो रिलायंस फ्रेश वाले ही ऑफर निकालते हैं डेयरी मिल्क के ऊपर। रिलायंस फ्रेश वाले जब राखी आती है, जैसे अभी नियर बाय राखी का त्योहार आएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे डेयरी मिल्क का और उसके अंदर ऑफर ऑफर डाल के 100 रुपए का रिलायंस फ्रेश वाले बेचेंगे। अब डेयरी मिल्क से पीछे से कितना का आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। रिलायंस फ्रेश वाले उसको कितने का बेचते हैं, ये फर्क पड़ता है। थर्ड चीज, लो कॉस्ट है, टाइम सेविंग है। इसके बाद आपका कॉस्ट और टाइम तो सेव होगा ही होगा, इसके अलावा इसमें क्वालिटी इंप्रूव करने के भी चांसेस है। क्वालिटी इंप्रूव करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, टाइम सेविंग हो गया, लो कॉस्ट हो गया, और फोर्थ अपना हो गया, फोर्थ अपना क्या हो गया? ब्रांड वैल्यू। कैडबरी की वैल्यू आपकी नजरों में है या नहीं है? आंसर इज यस सर, है। क्यों नहीं है? ये ब्रांड वैल्यू किस तरह बनी? एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरने के बाद बनी। तो ब्रांड वैल्यू कंसाइनमेंट से ज्यादा जल्दी बनती है क्योंकि आपको अपने स्टोर पे पैसा नहीं लगाना पड़ता, वही पैसा आप टीवी मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। ठीक है, अब और डिटेल में समझो। ये हो गए मिस्टर पप्पू। जो माल भेजेंगे उनको बोलेंगे कंसाइनर। क्या बोलेंगे? कंसाइनर। तो आज से अपन लोग इसको कंसाइनर ना बोल के खाली नर बोलेंगे। ठीक है, नर बोलेंगे। ओके, NOR। इसके बाद इन्होंने जिसको माल दिया, जैसे रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार, ठीक है, इसको वैसे बोलते हैं कंसाइनी, लेकिन आप इसको क्या बोलेंगे? मादा नहीं सर, मादा नहीं बोलेंगे, नी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नी।
तो आप इसको नी बोलेंगे, इसको नर बोलेंगे। तो ऐसा अपन से आज से हम लोग याद रखेंगे कि जो पप्पू है वो नर है, और नर ने किसको माल भेजा, नी को भेजा। नी कौन है, रिलायंस फ्रेश है। ठीक है, अब सर इतना तो आपने समझा दिया, लेकिन इसमें रिलायंस फ्रेश का भी तो कुछ फायदा होगा। हाँ, इन्होंने इसको माल दिया, और इसको माल देने की प्रोसेस को बोलते हैं कंजाइन किया। क्या किया, कंजाइन किया। कंजाइनमेंट का प्रोसेस है ये पूरा। अब इसके बदले में इन्होंने इसको क्या भी दिया, पे कमीशन। सर एक परसेंटेज ऑफ कमीशन दी जाती है, जितने की सेल रिलायंस फ्रेश करेगा उतने का इसको कमीशन मिलेगा। समझ में आई यहाँ तक की चीजें? आंसर इज यस सर। अब ये जो इन्होंने जितना भी माल भेजा, ये इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन बनाते हैं, नर भाई साहब एक स्टेटमेंट बनाएंगे। जो भी इन्होंने माल भेजा उसके लिए एक स्टेटमेंट ये बनाएंगे, और जो भी माल रिलायंस फ्रेश ने बेचा उसके लिए ये एक स्टेटमेंट बनाएगा। तो इस चैप्टर में दो स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। दो लोग पढ़ने हैं, दो स्टेटमेंट पढ़नी है। दो लोग कौन कौन से हो गए, नर एंड नी। नर मतलब जो माल भेजेगा, जिसका माल है, तो ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स, ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स। कंजाइनी इज एजेंट। कौन है ये, एक एजेंट है, एजेंट ऑफ गुड्स, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कस्टडी है। ओके, तो ओनर कंजाइनर ही रहेगा हमेशा। कंजाइनी जो है वो एजेंट है, ओनर के बिहाफ पे माल बेच रहा है। दो लोग समझ में आए। इसके बाद दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। कंजाइनर जब माल यहाँ से भेजेगा तो वो स्टेटमेंट बनाएगा एक, और जब यही माल बिकेगा कंजाइनी के पास तो वो एक स्टेटमेंट बनाएगा। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या होती है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन इसके पहले ये समझो, ये माल भेजा कैसे जाता है। ये माल ट्रक से भेजा जाता है। ठीक है, ये माल ट्रक से भेजा जाता है। तो दिल्ली से चला, मान लो दिल्ली से माल चला ट्रक से, और ये कहीं कोलकाता चले जाएगा या कहीं भी जाएगा सेल होने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वहां से माल गया जहाँ पे स्टोर्स हैं, और स्टोर किसके, रिलायंस फ्रेश के। समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी सर। अब ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांजिट। अब आपको एक चीज और इस चैप्टर में पढ़नी है कि इस ट्रांजिट में कभी कभी इस ट्रक के अंदर आग लग सकती है। आग लग गई, लो लाल कलर की आग लग गई, या इसका एक्सीडेंट हो गया, तो इस सिनेरियो के अंदर क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये लॉस भी हम लोगों को पढ़ने हैं। दूसरी बात, जब भी दिल्ली से माल चलेगा तो कुछ खर्चे लगेंगे जिसको बोलते हैं लोडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, लोडिंग एक्सपेंस। लोडिंग एक्सपेंस मतलब जब ट्रक वहां से चला तो माल लोड कराने के खर्चे से लेके जितने भी A to Z खर्चे हैं वो सब कंजाइनर बियर करेगा, नर बियर करेगा। और फिर जब कोलकाता पहुंचा तो कोलकाता में माल अनलोड होगा, और अनलोड कराने के खर्चे नी बियर करेगा। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट बना के देगा। उस स्टेटमेंट में लिखेगा कि इतने की सेल हुई, जिसमें से मैंने इतने अपनी कमीशन काट ली, इतने मैंने अपने एक्सपेंस काटे जो मैंने गुड्स को बेचने में मार्केटिंग पे किए, और ये रहा आपका प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट की जो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो कंजाइनर के पास चला जाएगा। और इस ट्रक के साथ एक स्टेटमेंट और जाएगी जो नर बना के भेजेगा, जिसमें ये लिखा रहेगा गुड्स की कॉस्ट क्या है और गुड्स की क्वांटिटी क्या है, ये सब बना के ये भेजेगा। अब आ जाओ अपने मॉड्यूल में, हम लोग मॉड्यूल में सीखेंगे अब चीजों को। ठीक है, कंसाइनमेंट में आप आ गए। बेसिक आइडिया मैंने आपको कंसाइनमेंट का दे दिया क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। पार्टीज टू कंसाइनमेंट, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर मैंने आपको बताया वो बंदा जिसका गुड्स है, जो ओनर है गुड्स का, और अपना माल दे रहा है किसी और को बेचने के लिए। इज द पार्टी हु सेंड्स द गुड्स टू एजेंट फॉर सेल। द कंसाइनर इज द प्रिंसिपल इन द कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनर रिमेन्स द ओनर ऑफ द गुड्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, टिल दे आर एक्चुअली सोल्ड टू कंसाइनी। मतलब क्या है कि पप्पू ही ओनर रहेगा। पप्पू ने इसको दिया रिलायंस फ्रेश को। अब रिलायंस फ्रेश ने आगे किसी मिस्टर सी को बेच दिया, तो सी को बेचने के बाद अब ओनर मिस्टर सी हो गए, अब ये ओनर नहीं रहा। लेकिन किसी भी केस में कंसाइनी ओनर नहीं बनेगा। कंसाइनी जस्ट एक कस्टोडियन है जो यहाँ से यहाँ माल को ट्रांसफर करने की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद कंसाइनी इज द पार्टी टू whom goods are sent on consignment basis by the consigner. It sells goods received on consignment basis and acts as the agent. ये बात आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है कि ओनर कौन होता है गुड्स का कंसाइनर पे जो भेजे जाते हैं। तो उनका ओनर हमेशा कौन होता है, कंसाइनर होता है, नर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, नर। नर हमेशा उनका ओनर होता है। ठीक है, अब सर जो गुड्स नहीं बिकते उनका क्या करते हैं, तो साल की क्लोजिंग में जो भी गुड्स नहीं बिकते हैं वो नी जो होता है, नी रिटर्न कर देता है किसको, नर को। ठीक है, अब कंसाइनमेंट और सेल में क्या फर्क होता है ये तो आप खुद ही समझ गए हैं, फिर भी एक बार आप पढ़ लो
कि कंसाइनमेंट के केस में लीगल ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है। मैंने आपको बताया ओनर तो कंसाइनर ही रहा, जबकि सेल के अंदर जब एक जगह से दूसरी जगह माल गया तो टाइटल भी ट्रांसफर होता है। इसके बाद कंसाइनमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप होती है नर और नी की, वो कैसी होती है, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। कैसी होती है, एजेंट और प्रिंसिपल। जबकि सेलर और बायर के अंदर कैसी रिलेशनशिप होती है, सेलर और बायर की होती है। सिंपल। कंसाइनमेंट में रिस्क या फिर लॉस किस, देखो आपको ये बात समझनी है, ओनर जो होता है, जैसे जो पप्पू था, पप्पू कौन था, ओनर था। अब ओनर का ही क्या होता है, रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया, अगर रास्ते में आग लग जाती है गुड्स के ट्रक में, तो उसका रिस्क जो है, लॉस जो है, वो पप्पू ही बियर करेगा। जबकि सेल में ऐसा नहीं होता। एक बार आपने माल सेल कर दिया और सेल करने के बाद कस्टमर ने बोला सीधे ट्रक में लोड करा दो, ये मेरे घर जाएगा, और उस ट्रक में आग लग जाती है, तो क्या सेलर की जिम्मेदारी है या बायर की? सेलर की कोई जिम्मेदारी अब नहीं रहती है, बायर की जिम्मेदारी है। ठीक है। कंसाइनमेंट में कंसाइनर यूजुअली बियर्स द एक्सपेंस इंकर्ड बाय द कंसाइनी इन कनेक्शन विद द गुड्स। मैंने आपको बताया कि जब भी पप्पू माल भेजता है, पप्पू ने माल भेज दिया, तो रिलायंस फर्स्ट जितना भी खर्चा किया वो माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से। ठीक है। तो कंसाइनमेंट में जो होता है, वो जो खर्चे होते हैं वो बियर कौन करता है, कंसाइनर करता है, ना कि नी करता है। अब मैंने आपको जो दो स्टेटमेंट बताई थी, वो दो स्टेटमेंट आ चुकी है। पहला अकाउंट सेल्स, ये कौन देगा, कंसाइनी देगा। और कंसाइनर, इसके बाद कंसाइनर भी एक स्टेटमेंट देगा, परफॉर्मा इनवॉइस। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पहले ये पढ़ लेते हैं, मैं आपको फिर दोनों स्टेटमेंट समझाता हूँ। ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है स्टेटमेंट। ये एमसीक्यू में लाखों करोड़ों बार इंस्टीट्यूट पूछ चुका है। इसके पहले भी जो सीए सीपीटी का एग्जाम सीए में होता था, उसमें भी बहुत बार पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट कंसाइनी बनाता है उसका क्या नाम है, जो स्टेटमेंट कंसाइनर बनाता है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। अकाउंट सेल जो होती है, अकाउंट सेल जो होती है, वो एक प्रोडिक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनी बनाता है। कौन बनाता है, कंसाइनी। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि एक जो स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट जो होती है, तो एक स्टेटमेंट होती है जिसको बोलते हैं अकाउंट सेल्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, ये सेल्स दिखाएंगी। ये कौन बनाएगा, नी, और देगा किसको, नर को। अच्छा, एक स्टेटमेंट नर भी बनाएगा। अब नर जो स्टेटमेंट बनाता है उसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है। इन कंसाइनमेंट गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी अगेंस्ट कमीशन, व्हाइल इन केस ऑफ सेल गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट प्राइस। ये तो आपको पता ही है। ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल भी दे रखी है कि कंसाइनमेंट जो होता है वो पूरा चलता कैसे है। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले कंसाइनर माल भेजेगा, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ खर्चा करेगा। जैसे यहाँ से ट्रक चलने वाला है, ट्रक में माल जाएगा, तो ट्रक के ऊपर माल लोड कराने के खर्चे कौन देगा, कंसाइनर देगा। ठीक है। तो माल लोड कराएगा इस ट्रक के अंदर, ठीक है, उसके खर्चे इंकर करेगा। अब कंसाइनी से वो कुछ पैसे एडवांस में भी कभी कभी ले सकता है। जैसे इस साइकिल को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार और। अपने चार्ट में आ जाओ, हम अपने चार्ट में ये चीज को समझेंगे। एक सेकंड मुझे दो, आपको स्क्रीन विजिबल अभी शायद नहीं होगी, एक सेकंड दो मुझे। अब विजिबल है स्क्रीन, सभी को विजिबल है बच्चा पार्टी। ओके। चलो अब देखो, समझो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था आपको, कि मैं आपको प्रोसेस समझा रहा था कंसाइनमेंट की, है ना। तो कंसाइनमेंट की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहला स्टेप अपन के पास क्या रहेगा, पहला स्टेप, माल भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा। इस सेंड के अंदर कुछ लोड एक्सपेंस लगेंगे, राइट, और ये एक्सपेंस कौन देगा, नर देगा। अब सेकंड चीज मैं आपको ये समझा रहा था कि जब ये माल कंसाइनी के पास पहुंच जाएगा, तो वो अनलोड के खर्चे देगा। ठीक है, वो अपनी कमीशन लेगा, और वो अपने मार्केटिंग के खर्चे लेगा, और ये सब खर्चे वो माइनस किस में से करेगा, जो भी रेवेन्यू होगा। ठीक है। और रेवेन्यू में से जो भी चीज माइनस होती है उसके बाद क्या बचता है, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसके पास भेजा जाएगा, नर के पास भेजा जाएगा। ओके। तो यही चीजें यहाँ पे ना डिटेल में दी हुई है। कहाँ पे दी है, डिटेल में, आपकी किताब में। तो आप अपनी किताब में देखेंगे जो चीजें डिटेल में दी हुई है। ठीक है। अपनी बुक में आ जाओ। ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आपको ऐसे याद करने की इसको जरूरत नहीं है, एज इट इज। ठीक है, ये रटना नहीं है। ये इंटरमीडिएट में आपको काम आएगा, रटने में अभी आपको कोई काम नहीं देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। आपको बस समझ लेना है कि ये होता कैसे, अभी समझ लो यार, बस समझने पे फोकस करो, चीजों में ज्यादा घुसो मत। कंसाइनमेंट चैप्टर इंटरमीडिएट में भी वहां अच्छे से पढ़ना, वहां लिख लिख के पढ़ना। यहाँ पे सिर्फ समझ लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो फाउंडेशन में। ये छोटा सा एग्जाम आपके लिए तैयार किया गया, जिससे आप जनरल अंडरस्टैंडिंग ले सको। यकीन मानो, डिट्टो इससे भी ज्यादा पढ़ने को आपको मिलेगा। ये तो डिट्टो पढ़ने को मिलेगा ही ऑपरेटिंग साइकिल इंटर में, इससे ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो अभी टाइम क्यों वेस्ट करना, पढ़ के कौन सा तीर मार लोगे, पेपर में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके बाद समझो क्या है,
अब बस ये समझ लेना कि ऑपरेटिंग प्रोसेस होती क्या है, रटना नहीं है बस। पहले माल भेजा जाएगा, खर्चा किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद कंसाइनी होगा कभी कभी तो एडवांस दे देगा। अब मैंने आपको माल भेजा, आप मेरे एजेंट हो, अब मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं आपसे बोलूंगा यार माल रख ले, कुछ पैसा एडवांस दे दे। तो वो उस एडवांस के लिए वो या तो कोई पैसे दे देगा या बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा एज ए सिक्योरिटी। फिर आपने पढ़ाई है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को आप डिस्काउंट करा सकते हैं। जिन बच्चों ने ये चीज नहीं पढ़ी है वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में इसी मॉड्यूल नंबर 2 में आखिरी में पढ़ाने वाला हूँ आपको। इसके बाद कंसाइनी रिसीव एक्सपेंसेस फॉर रिसीविंग, कैरिंग, होल्डिंग, फाइनली सेलिंग द गुड्स। कंसाइनी मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल। ये बात याद रखना, अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, कंसाइनी करेगा। कंसाइनर के पास तो अकाउंट्स ही नहीं है, वो मेंटेन क्या करेगा, कंसाइनी करेगा। ठीक है, अब कंसाइनी एक स्टेटमेंट भेजेगा जिसको बोलेंगे अकाउंट सेल्स, कंसाइनर कमीशन दे देगा उसको, और कंसाइनी रेमिट्स द अमाउंट टू द कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, बस प्रोसेस खत्म। अब देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, परफॉर्मा इनवॉइस, ये कौन भेजेगा, नर। ये अपनी किताब में लिख लेना यार, ये नर भेजेगा और ये नी भेजेगा, ताकि आपको लास्ट में ना ये देखना ना पड़े। ये नर भेजेगा और ये नी भेजेगा। नर किसको भेजेगा, नी को भेजेगा। व्हेन गुड्स आर सेंट by consignor to consignee, consignor sends a performa invoice in form of an invoice to consignee. Performa invoice contain information related to the nature of goods, number, quantity, weight। ये सब तो आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, देखो। जैसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू बिमल स्टोर, नेहरू रोड, गुवाहाटी, डेट दे रखी है। अब ये टॉय गन है 1400, 200 रुपए का रेट है इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या चीज है, व्हाट इज द गुड, नेचर ऑफ द गुड, और ये क्वांटिटी है। तीनों चीजें बताता है बेसिकली। तो परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर तीनों चीजें होते हैं, क्वांटिटी, नेचर एंड रेट एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ये सब। अब ये सब खर्चे ना नर बियर करेगा, ये बात याद रखना। इसके बाद अकाउंट सेल्स आ गया। अकाउंट सेल कौन बनाता है, नी बनाता है नर के लिए। अब नी क्या बनाता है, नी भी वही चीजें लिखेगा भाई, क्वांटिटी, रेट, ठीक है, और नेचर। अब ये जो रेट है ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला जो रेट है जरूरी नहीं है वो इसी पे बेचे माल, इससे ज्यादा पे बेचेगा जब तो प्रॉफिट आएगा। समझ में आया सर, समझ में आ गया। आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से समझ में आने चाहिए पहले। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि कंसाइनमेंट होता क्या है, कंसाइनमेंट एक स्पेशल ट्रांजैक्शन क्यों है। फिर हमने ये पढ़ा कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, साइकिल क्या होती है अकाउंटिंग कंसाइनमेंट की। उसके बाद हमने दो डॉक्यूमेंट ऐसे पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला है अपने पास परफॉर्मा इनवॉइस और दूसरा अकाउंट सेल्स। ये बात आपको याद रखनी है, कौन बनाता है ये इंपॉर्टेंट है। यही एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि बाकी दोनों में चीजें एकदम सेम है। ये दोनों एकदम सेम दिखाई देती हैं, परफॉर्मा इनवॉइस और ये अकाउंट सेल्स एकदम सेम दिखाई देती हैं, कुछ इसमें अलग नहीं है। बस अलग क्या क्या डिफरेंस क्या क्या है, कि जो अपना अकाउंट सेल्स है इसके अंदर कमीशन दिखाई देगी आपको, परफॉर्मा इनवॉइस में कमीशन नहीं दिखेगी। क्योंकि कमीशन किससे रिलेटेड है, नी से रिलेटेड है, नी से। और जो अपना है बाकी चीजें हैं वो नर से रिलेटेड है, इसलिए ये नर बनाएगा, वो नी बनाएगा। ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, तो बताओ मैं आगे बढ़ूँ फिर। देखो मैं आपको स्लोली स्लोली तो लेके चलूंगा, लेकिन मैं आपको प्रो बना दूंगा अकाउंट्स में यार, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको आने वाले टाइम में। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है सर, आपको अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक नंबर 1 है ये, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, जब पप्पू ने इसको रिलायंस फ्रेश को एक मॉनेटरी पेमेंट दी जिसको कमीशन बोलते हैं, उस कमीशन के भी टाइप होते हैं। क्या होते हैं, टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं सर, 3 टाइप। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, सेकंड होता है अपने पास ओवर राइडिंग कमीशन। अच्छा किताब में ना मैनर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डिनरी बोला, उन्होंने भी ऑर्डिनरी बोला, दूसरा उन्होंने डायल क्रेडिटर बोल दिया, मैंने थर्ड बोला, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डायल क्रेडिट कमीशन। अब ये 3 कमीशन अलग अलग पर्पस के लिए दी जाती हैं, क्यों दी जाती है मैं बताता हूँ। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होती है, कि नॉर्मल आपने जो माल सेल किया उसका एज अ परसेंटेज पी की जाती है। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होती है ये समझो। ओवर राइडिंग कमीशन मतलब आपने उसको माल भेजा कॉस्ट पे 100 रुपए पे, उसने जो माल सेल किया वो 150 पे किया,
अब जितना आपने उसको भेजने मतलब जितने पे बेचने के लिए आपने बोला था 100 पे, उसने उससे एक्स्ट्रा पे बेच दिया। तो ये जो इसने एक्स्ट्रा पे 50 रुपए बेचा, इसके ऊपर भी तो इसका कुछ क्या होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए एजेंट का। तो इसी मार्जिन को बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। तो जितना भी रुपए पे वो एक्स्ट्रा बेचेगा, एक्स्ट्रा किसका, जितना आपने बोला है उससे एक्स्ट्रा जितने पे भी बेचेगा, उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगी, जिसको ओवर राइडिंग कमीशन हम लोग बोलते हैं। अब डायल क्रेडिट कमीशन क्या होती है? अभी तक मैं इतनी देर से चीख रहा हूँ यार, सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। पप्पू ने माल बेचा रिलायंस फ्रेश को, रिलायंस फ्रेश ने माल बेच दिया आगे मिस्टर एफ को, और सारा का सारा माल बेच दिया क्रेडिट पे, मतलब उधार पे। और जब इसके पैसे नहीं आए 3 महीने तक, एक भी रुपए नहीं दी मिस्टर एफ ने, तो इसने पकड़ा रिलायंस फ्रेश को। रिलायंस फ्रेश ने बोला भाई तुमने बेचने के लिए बोला था, पैसा रिकवरी का मेरा काम नहीं है। इसने बोला यार ये तो बहुत गलत हुआ, मेरे साथ रॉन्ग हुआ। तो इसी के लिए इसने इसको एक एक्स्ट्रा मनी देना शुरू किया कि भाई तुम जो भी चीजें क्रेडिट पे बेचो, उसके लिए एक अलग से कमीशन लो। जो भी चीजें आप उधार पे बेचो उसके लिए एक अलग से कमीशन लो, ताकि मेरा पैसा ना डूबे। इसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है। ये कमीशन क्यों दी जाती है? ताकि जो भी पैसा उधार पे बेचा गया है माल का है, वो जल्दी रिकवर हो सके, क्योंकि इसमें इसको भी अब फायदा मिल रहा है। यही टाइप की कमीशन अब हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है। ये आ गए टाइप ऑफ कमीशन अपने पास। पहली कमीशन आ गई ऑर्डिनरी कमीशन, डायल क्रेडिट कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है। मैंने आपको लिखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही लिखना है, चाहे तो बुक की तरह भी लिख सकते हो। ये फी पेबल बाय द कंजाइनर, कंजाइनर काट के नर ही नर कर दो, जहां जहां कंजाइनर लिखा है नर समझना है आपको बस। नर और नी, टाइम जहां जितना बचे बचा लो भाई। टू नेम, पेपर में नर मत लिख के आना बस, ठीक है। ये नर ने नी को दी है कमीशन, क्यों? एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, नॉर्मली बेचने के लिए, अब वो चाहे क्रेडिट हो और या फिर कैश की सेल हो। इसलिए ऑर्डिनरी कमीशन हमेशा टोटल सेल के ऊपर काउंट की जाएगी। अब इसके बाद ओवर राइडिंग मतलब एक्स्ट्रा उसने कुछ बेच दिया। ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग मतलब ऊपर से भी ऊपर चला गया, तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा, इसको दिया जाएगा डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस किसका डिफरेंस? सेल्स टारगेट का। जितना भी आपने सेल्स टारगेट दिया था उससे ऊपर उसने जितना भी पैसा कमा के दिया उसका परसेंटेज दिया जाएगा। डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दी जाती है? एडिशनल कमीशन होती है, इसलिए दी जाती है ताकि आप उसका पैसे का रिकवरी करा दें। ठीक है। और ये चीज आपको बहुत एक ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है कि डेल क्रेडिट कमीशन सबसे मैं पूछूं कि सर किस पे कैलकुलेट होनी चाहिए, सर क्रेडिट सेल्स पे होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये पेपर में बहुत बार इसलिए पूछा भी गया है कि डेल क्रेडिट कमीशन जो होती है वो किसके ऊपर काउंट की जाती है। अब बच्चों ने सीखा पढ़ा और गाया है कि ये उधार पे जो है सेल होती है उसके ऊपर कमीशन होती है, इसलिए ये सेल का जो कमीशन है ये किस पे काउंट होना चाहिए, क्रेडिट सेल के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सेल का कमीशन काउंट होगा हमारा टोटल सेल के ऊपर। मैं मानता हूँ ज्यादती है लेकिन टोटल सेल के ऊपर होगा। ये अब किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, होता क्या है, ये दो बातें आपको याद रखनी है, डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जो चीजें हैं ये अपन लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चैप्टर की जनरल एंट्री स्टार्ट है। ठीक है सर। अब हम लोग जनरल एंट्री अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई और बहनों। ठीक है। उसके पहले बुक से हटके मैं आपको सिखाऊंगा पहले कमीशन निकालना, उसके बाद हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको कमीशन निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी आपको बुक के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है। हम लोग जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से चलेंगे, प्लीज मेरी सबसे विनती है उसी तरह से चले। उसके बाद जैसे जैसे जो जो चीजें होती जाएंगी आगे आगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा मॉडल से क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप मेरे हिसाब से चलेंगे, ये एक मेरे साथ में चलेंगे ना फॉलो अप करके, तो आपके, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके 80+ मार्क्स अकाउंट्स में पक्के हैं। कंसाइनमेंट वाले अकेले चैप्टर से आप 5 से 8 एमसीक्यू देख सकते हो एग्जाम में। 5 से लेके 8 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंसाइनमेंट अकेले चैप्टर से आते हैं। तो ये चैप्टर आपका अराउंड 10 नंबर का है, 10 नंबर का चैप्टर है अराउंड। ठीक है। और मॉड्यूल 2 तो आपको पता ही है, मॉड्यूल 2 तो आपका, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक बार मॉड्यूल 2 पे भी तो नजर डाल लेते, क्योंकि मॉड्यूल 2 तो हमारा, मैं आपको दिखा दूं कि सर मॉड्यूल 2 तो जो पूरा का पूरा है वो पूरा का पूरा ही 15 नंबर का है, और आप कह रहे हो कंसाइनमेंट से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ भाई हाँ। इंस्टीट्यूट वेटेज फॉलो कब करता है? आप फाइनल तक के लेवल में देखो, जो चीज का तो उसने बहुत ज्यादा बोला हुआ है मार्क्स का इंडेक्स में, उससे वो पूछ ही नहीं रहा। जैसे CFR एक सब्जेक्ट है CMA फाइनल में,
उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगभग मेरे ख्याल से 10 या 15 नंबर के होंगे। लास्ट पेपर में ओल्ड सिलेबस के लास्ट पेपर में उसने 40 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे हैं। अब मुझे बताओ आप, जो आइटम 10 से 15 मार्क्स से ज्यादा का मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ और उतना डिटेल क्वेश्चन भी उसमें नहीं है, उससे एकदम डिटेल क्वेश्चन 40 नंबर तक के पूछे इंस्टीट्यूट ने। तो वी कांट प्रिडिक्ट कि वो किस चैप्टर से कितना पूछता है। बट एज ऑन पास्ट डेटा, कंसाइनमेंट से 5 से 8 क्वेश्चन तक बनते हैं, मैंने आपको बताया। बाकी इक्का दुक्का क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज से, इक्का दुक्का क्वेश्चन जॉइंट वेंचर से। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट सारे ही है। हम लोग अभी मार्क्स का बिना सोचे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मार्क्स का देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब उन बच्चों के लिए बता दूं जिनको समरी नोट्स परचेज करने हैं हमसे, तो मैं बता दूं ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट क्लास जो होगी इस चैप्टर की, वो रिवीजन क्लास होगी। वो रेगुलर क्लास नहीं होगी, रिवीजन होगी। उस रिवीजन क्लास में हम लोग रिवाइज प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग रिवीजन प्लस क्वेश्चन करेंगे। वो जो रिवीजन मैं कराऊंगा वो मैं अपने नोट से कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वो मैं करा रहा हूँ सीएमए स्टडी मैट से, और जो मैं रिवीजन आपको डिटेल में कराने वाला हूँ वो मैं आपको उससे कराऊंगा। ठीक है, अपने रिवीजन नोट से। तो आपको मैं जब भी लिंक दूंगा जब मैं उससे कराऊंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ। तो जब मैं कराऊंगा, जब भी आपको नोट्स परचेज करने रहेंगे तो आप मुझे बता देना। लेकिन आप फॉर्म, जो गूगल फॉर्म है उसको अभी से भर कर डाल दो, ताकि मैं आपको अगर डिलीवरी हो सके तो पहले ही करा दूं नोट्स की। ठीक है, कंसाइनमेंट के नोट्स का जो रेट रखा है हमने वो 25 रुपये रखा है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बट अभी मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, ठीक है, जब वीडियो बीच में रुक गया था, जब स्क्रीन नहीं आ रही थी, तो उन्होंने 20 रुपीज़ तक बोला है कि हम लोग हैंडलिंग चार्जेस वगैरह डिक्रीज करके 20 रुपीज़ तक कंसाइनमेंट के नोट्स रखेंगे। उसके अंदर हम लोग रिवीजन के नोट्स रखेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, अब बाकी का काम करेंगे अगले सेशन में। चलो।